आम भारतीय की एक टेंडेंसी है कि गोल्ड यानी कि सोना बहुत परचेज करता है, जो एक अल्टीमेटली एक डेड एसेट बन जाता है। एशियन कंट्रीज में जापान हो, चीन हो, हम हो, पाकिस्तान हो, इन सब में जो है ये येलो मेटल के प्रति जो है एक आकर्षण डीएनए से बना हुआ है। लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का ये गोल्ड जो है, सोना जो है, हमने विश्व भर से खरीदा है एक वर्ष में। जितना भी वर्ल्ड में राइस का यानी चावल का ट्रेड होता है, उसमें से 40% अकेले भारत से है। किसी भी भारत जैसे बड़े देश के लिए विश्व के ऊपर निर्भरता ये तो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि आत्मनिर्भर हुए बिना कोई भी देश विश्व में अपने आप को एक सम्मानीय देश कैसे बना सकता है? क्या कोल गैसिफिकेशन किसी दिन फॉसिल फ्यूल्स को भारत में सब्स्टिट्यूट कर सकता है? दुनिया में सोलर एनर्जी को लीड करने में भारत ने अग्रणी भूमिका अदा की हुई है। भारत के प्रति ईरान भी इतना सख्त नहीं है और इजराइल अमेरिका तो है नहीं। कुल मिलाकर सारे देश ने विश्व भर में तेल की कीमतों में भारी उछाल हुआ है। समाज ने भी बहुत संयम दिखाया है, ये मैं समाज की भी प्रशंसा करता हूँ। सरकार ने अच्छी पॉलिसी बनाई, लेकिन अगर समाज में जन जागरण नहीं है, उसके प्रति जागृति नहीं है, तो नीति ठीक से लागू होगी ही नहीं। स्वदेशी स्वावलंबन अभियान ये स्वदेशी जागरण मंच ने प्रारंभ किया है, लेकिन ये स्वदेशी जागरण मंच का अभियान नहीं है, ये सारे देश का अभियान है। भारत को अगर इस विश्व आर्थिक युद्ध में विजयी होना है तो उसका ब्रह्मास्त्र है स्वदेशी। नमस्कार, स्वदेशी शोध संस्थान के पहले पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बड़े खास मेहमान हमारे साथ आए हैं, माननीय श्री सतीश कुमार जी। इनका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय सतीश कुमार जी स्वदेशी शोध संस्थान के सूत्रधार भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। साथ ही साथ स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक हैं। सतीश जी, आपका यहाँ आने पे बहुत बहुत अभिनंदन। प्रणाम, नमस्कार। मैं दर्शकों को सतीश जी का छोटा सा परिचय देता हूँ, ब्रीफ बायो देता हूँ। सतीश जी मूलतः पानीपत हरियाणा के हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद राष्ट्र और समाज के प्रति ये समर्पित रहे हैं और 1982 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक रहे हैं और इन्होंने प्रांतों में हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में बड़े अहम पदों पे काम किया और बड़े अहम दायित्व इन्होंने निभाए हैं। 2013 के बाद सतीश जी केंद्र में आए और गठन को संभाला इन्होंने। जैसे मैंने बताया, स्वदेशी जागरण मंच में अखिल भारतीय सह संगठक हैं। साथ ही साथ स्वदेशी जागरण मंच के बड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को लीड करते हैं। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में सतीश जी एक इंटेलेक्चुअल हैं संघ के, और इनकी हिस्ट्री यानी कि इतिहास और इकोनॉमिक्स आर्थिकी पे बहुत मजबूत पकड़ है और इन्होंने 15 से ज्यादा पुस्तकें लेखन किया है। ही इज ऑथर्ड मोर देन 15 बुक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। इनके जो प्रिय सब्जेक्ट्स हैं वो है इकोनॉमी, पॉवर्टी एलिवेशन, डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या और आर्थिकी है। और 150 विश्वविद्यालय से ज्यादा में इनका व्याख्यान हो चुका है। ही इज एड्रेस मोर देन 150 यूनिवर्सिटीज। सतीश जी, आपका आने पे यहाँ पुनः स्वागत है। मेरा नाम संजय कुंडू है और मैं दर्शकों को थोड़ी सी पृष्ठभूमि देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से जो खाड़ी में युद्ध चला हुआ है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके कारण काफी चैलेंजेस, चुनौतियां भारत के लिए उत्पन्न हो गई हैं। मैं कुछ गिनाऊंगा, सारे नहीं है। सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल्स है, जिसमें तेल और गैस। उसके बाद फर्टिलाइजर्स हैं। फर्टिलाइजर हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जानते ही हैं कि भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। 3 में से 1 पिल दुनिया में भारत में बनती है। उसके लिए एपीआई चाहिए, जिसका जो इंपोर्ट है बड़ा मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ 1 करोड़ से ज्यादा हमारा डायस्पोरा, हमारे प्रवासी भारतीय गल्फ और मिडल ईस्ट में रहते हैं, अच्छी तरह रहते हैं, वहाँ समाज और देश के लिए काम करते हैं। साथ के साथ वो रेमिटेंसेस भेजते हैं इंडिया में, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का बहुत अहम हिस्सा बनता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट और गल्फ को होता है, जो आज के दिन में प्रभावित हो गया है। तो सतीश जी, इस बारे में, इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, ये तो सारा विश्व देख रहा है और हम जो जानते हैं कि पिछली 28 फरवरी से अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमले किए हैं। प्रमुख रूप से उनका कंसर्न है कि ईरान के पास मिसाइलें तो पहले से हैं ही, वो एटॉमिक हथियार बना रहा है और एटॉमिक हथियार बनाने से अगर वो वैसा होता है तो भविष्य में इजराइल और यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी एक एटॉमिक खतरा हो सकता है। ऐसा कहकर कि उसको ईरान को न्यूक्लियर हथियार डेवलप नहीं करने चाहिए, इस विषय को लेकर लंबे समय से उनका ईरान के साथ झगड़ा चल रहा है इस समय पर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति आए हैं तो उनका रुख बल्कि टेढ़ा ही है। 2015 में एक बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो उस समय पर एक समझौता ईरान में और बाकी वेस्टर्न पावर्स में हुआ था, किंतु डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहले टर्म में उसको नकार दिया था। तो अब एक नया समझौता होने की अपेक्षा में उन्होंने इस पर हमले किए और हम सब लोग जानते हैं कि पहले ही दिन वहां ईरान पर जो हमले हुए, उनके जो मुखिया थे खामनेई, उनकी हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई और भी काफी सारे लोग उनकी टॉप लीडरशिप के मारे गए। किंतु ये झगड़ा उसका जो भी प्रक्रिया हो, 38-39 दिन के बाद उसमें एक युद्ध विराम हुआ है। हालांकि वो युद्ध विराम कोई बहुत पक्का ऐसा नहीं है, लेकिन तो भी चलो मोटे तौर पे थोड़ा युद्ध थमा सा हुआ है, कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। किंतु हॉर्मुज जल डमरू से, हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, यानी जहां से विश्व का एक लगभग 22-23% तेल के रूट निकलता है, जहाज निकलते हैं गैस और तेल के, उसमें ईरान के बिल्कुल वो साथ सटा हुआ एरिया है, ऐसे जैसे चिकन नेक रहती है तो ऐसे ऊपर से घूम कर आता है, उसमें उन्होंने बारूदी सुरंगें वगैरह छिप बना दी हैं। ईरान का कहना है कि ये हमारी क्या नाम है इलाका है, इसलिए यहां से जो भी जहाज जाएगा वो हमारे को टैक्स, टोल टैक्स वगैरह देकर जाए। अमेरिका का मानना है, विश्व का मानना है ये ठीक नहीं है, क्योंकि सारे विश्व के समुद्र में कहीं पर भी ऐसा टोल टैक्स की व्यवस्था नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसको लेकर इस समय पर अमेरिका ने एक तरफ से ब्लॉकेज कर रखी है, ईरान ने एक तरफ से कर रखी है। परिणाम ये हुआ है कि जो सारे विश्व की तेल की रेगुलर सप्लाई थी उसमें बहुत बड़ी बाधा आ गई है। भारत का तो लगभग 50% क्रूड ऑयल और गैस ये उस रास्ते से आता था, अब वो सारा रास्ता तो वो हो गया है। कुछ थोड़ा बहुत अब हमारे जो भारत सरकार ने वो कुशलता से कुछ दूसरे रास्तों से, कुछ इस रास्ते के बीच में से, क्योंकि भारत के प्रति ईरान भी इतना सख्त नहीं है और इजराइल अमेरिका तो है नहीं, इसलिए कुछ मात्रा में 17-18 जहाज हम लोग निकाल पाए हैं इस सारे में से, लेकिन ज्यादातर जहाज अभी भी फंसे हुए हैं, हमारे नहीं दुनिया भर के फंसे हुए हैं। और इससे कुल मिलाकर सारे देश नहीं विश्व भर में तेल की कीमतों में भारी उछाल हुआ है। जो तेल की कीमतें 25-26 फरवरी यानी युद्ध शुरू होने से पहले लगभग 63-64 डॉलर पर बैरल थी, वो इस समय पर बढ़कर 117-18 डॉलर पर बैरल तक आ गई है, लगभग दुगनी के आसपास पहुंच गई है। और अगर यही सब कुछ रहा तो आगे चलकर ये और भी अधिक हो सकती है। उसके कारण से महंगाई बढ़ती है, विश्व में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, चीन से लेकर भारत तक, सब तरफ क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं। हालांकि भारत में अपेक्षाकृत कम बढ़े हैं दुनिया के बाकी देशों की अपेक्षा, लेकिन तो भी बढ़े तो हैं। और सारा विश्व इस समय पर इस तेल की सप्लाई रुकने के कारण से परेशान है। तो इसलिए हमारे को ये कहीं ना कहीं एक बात का ध्यान करना होगा कि अगर विश्व को जल्दी से जल्दी महंगाई की इस मार से रोकना है तो कोई ना कोई तरीका करके तेल की सप्लाई जो है वो नॉर्मल बने, इसकी तरफ ध्यान करना होगा। और तेल की सप्लाई एक बने एक बात है, ईरान पर अमेरिका के हमले से पहले भी अगर हम देखेंगे, भारत की विदेश पर निर्भरता, खासकर ऊर्जा के मामले में, ऊर्जा यानी तेल गैस के मामले में, ये अत्यधिक है। किसी भी एक संप्रभु देश के लिए और खासकर भारत जैसे बड़े देश के लिए इस प्रकार की विश्व के ऊपर निर्भरता, पर निर्भरता, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं कहता हूं अगर ईरान अमेरिका का युद्ध शुरू नहीं भी हुआ होता, उस समय पर भी हमारे को ये जरूर सोचना पड़ता कि भाई हमारे को किसी विश्व के किसी एक देश, केवल ईरान, रूस या नाइजीरिया नहीं, जहां से हमारा मेजर तेल आता है, लेकिन इससे पहले हमारा 27-28
देशों से तेल आता था, अब हम 41-42 देशों से तेल मंगवा रहे हैं। तो किसी भी भारत जैसे बड़े देश के लिए विश्व के ऊपर निर्भरता, ये तो अच्छी बात नहीं होती, नहीं। क्योंकि आत्मनिर्भर हुए बिना कोई भी देश विश्व में अपने आप को एक सम्मानीय देश कैसे बना सकता है? संभव ही नहीं है। इसलिए भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होने का एक व्यापक यत्न जो है वो करना ही चाहिए। ईरान की ये जो समस्या अगर हल हो जाती है इसके बावजूद भी, क्योंकि हमारा 87% जो क्या नाम है डिपेंडेंस ऑफ ऑयल है वो विदेशों पर है, ये तो कैसी विचित्र स्थिति है। इसलिए इस ईरान अमेरिका के युद्ध के कारण से ये सारे भारत के जरा ध्यान में आ गई है। पहले ये ध्यान में नहीं थी, अब सबके सामने अरे ये क्या हुआ, क्योंकि सप्लाई चेन रुक गई है। तो अब जरा कठिनाई का समय आया तो सबको याद आया। तो इस कठिनाई को चुनौती में को अवसर में बदलना चाहिए। जो पहले से अनेक वर्षों से हमारी निर्भरता विश्व के दूसरे देशों पर बनी हुई है, उसको वापस करके कैसे हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इसके विषय में सारे भारत की सरकार को, हमारे रिसर्चर्स को, हमारे नीति निर्माताओं को इसके बारे में जरूर जो है वो सोचना करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सतीश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जियोपॉलिटिक्स है, एनर्जी क्राइसिस है और आयात पे निर्भरता है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। और आपने सही बोला कि 87% के करीब हमारा जो ऑयल है इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट डिपेंडेंस है। और हम इस स्थिति को कैसे देखते हैं? इसका इम्पैक्ट अभी शॉर्ट टर्म में तो हुआ है, लॉन्ग टर्म में भी होगा। और आप भारत सरकार के रिस्पॉन्स को कैसे देखते हैं? आपके क्या विचार है इसके बारे में? नहीं, उसमें भारत सरकार के तो विचार इस समय पर भारत की स्थिति जो है वो मैंने पहले ही बताया है कि बहुत बड़ा प्रयत्न जो है इस दृष्टि से हो रहा है। आप देखिए कि हमारी 55% के लगभग गैस की जो वो है आयात, हमारा जो गैस की खपत होती है वो हमारा बाहर से आता है लगभग 55%। और एलएनजी जिससे पीएनजी वगैरह बनती है, ये बाकी चीजें बनती है, ये भी लगभग और 20% हमारे को बाहर से मंगवानी पड़ती है। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि भारत सरकार ने जितना विश्व भर में संतुलित मैनेजमेंट किया है, उसके कारण से भारत में ना तो रेट बहुत ज्यादा बढ़े हैं और ना ही कोई सप्लाई रुक गई है तो इससे कोई त्राही त्राही मची है। समाज ने भी बहुत संयम दिखाया है, ये मैं समाज की भी प्रशंसा करता हूं कि ऐसी कठिनाई बनी, तेल की कीमतें बढ़ी, क्या नाम है, गैस की कठिनाई हुई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने संयम नहीं खोया। नहीं तो एक आध बार लगे जरूर, पेट्रोल पंपों पर लाइन वगैरह लगी, लेकिन बाद में लोगों ने समझ लिया कि भाई स्थिति ऐसी है तो समाज और सरकार दोनों को मिलकर काम करना है। इसलिए सरकार ने भी बहुत अच्छी ढंग से, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा फरवरी में पहले एक 27 या 28 देशों से तेल आता था, अब हमने अर्जेंटीना से क्या नाम है अपने तेल की सप्लाई शुरू कर दी है। जिन क्षेत्रों से नहीं आता था, मिडिल ईस्ट के छोटे देशों से, वहां से भी शुरू की है हमने। ये जो वेनेजुएला से शुरू कर दिया, जहां से पहले हमारी तेल की सप्लाई बिल्कुल नहीं थी होती थी। अब हमारे 42 देशों से तेल की सप्लाई आ रही है, गैस आ रही है, बाकी आ रही है। सरकार के प्रयत्न लेकिन कभी भी सफल नहीं हो सकते यदि समाज का समर्थन उसके साथ पूरा ना हो तो। इसलिए समाज का पूरा समर्थन, समाज का जनजागरण और सरकार की नीतियां, ये दोनों एक जैसी बनी तो फिर वो समाज में उसका परिणाम होता है, देश में उसका परिणाम होता है। और इस दृष्टि से शायद आप लोगों को ध्यान होगा, सबने सुना है, सब तो सारे मीडिया में आया है कि गत 10 मई को अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले हैदराबाद के अपने भाषण में, बाद में बेंगलोर और सोमनाथ के भाषण में देश भर से यह अपील की है। क्यों? क्योंकि ईंधन के मामले में इतनी बड़ी पर निर्भरता, इससे फंस जाएंगे हम, और यदि यह युद्ध विकराल हो गए तो क्या करेंगे। इसलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर आना चाहिए। जितना तेल, गैस, डीजल, पेट्रोल हम कम कर सकते हैं करना चाहिए। जितना हम अपनी एलपीजी की गैस, इसकी जगह पर पीएनजी जहां उपलब्ध है वो उसको कर सकते हैं। जहां पर हम इसके बजाय पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा जलाकर और वो कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो हमारे को अपनी उपलब्ध है।
तो उस नाते से हम अपने अनेक प्रयोग समाज के लेवल भी कर सकते हैं। सरकार भी इस दृष्टि से सजग है। प्रधानमंत्री की अपील इसका एक बड़ा प्रमाण है कि वे चिंतित हैं और सारे देश ने उस दृष्टि से कुछ फॉलो भी करना शुरू किया है। इससे लगता है कुछ चीजें जो है हम जो है इस विश्व के एक नई परिस्थिति में आर्थिक युद्ध के समय से हम इसमें से निकाल के ले जाएंगे। सतीश जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दुनिया में फॉसिल फ्यूल्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, साथ के साथ ऐसे चोक पॉइंट्स जो आज के दिन में बन गए हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। क्या सरकार पावर संकट यानी कि एनर्जी क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उससे उभरने के लिए तैयार है? ये तो जरा सरकार ज्यादा अच्छे ढंग से बताएगी। मैं सरकार का तो प्रवक्ता नहीं हूँ कि सरकार कितनी तैयार है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अखबारों से सरकार की पॉलिसी से छनकर आ रही हैं, तो लगता है कि सरकार उस दृष्टि से काफी बड़े प्रयत्न कर रही है। क्या कर रही है? तो जैसे मोटे तौर पर इथेनॉल की ब्लेंडिंग 18-18.5% तक अब हो गई है। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल तो हमारा अपना बनता है, गन्ने से बनता है, मक्का से बनता है और गेहूं से भी बनता है। तो एथेनॉल यानी हमारा लोकल प्रोडक्शन वो 18% तक अब ब्लेंडिंग होने से, उसमें मिलाने से हमारा तेल के उस पर वो पड़ा है। अभी हमारा तेल का इंपोर्ट कम हुआ है, लगभग 6% के आसपास, किंतु कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण से हमारा आयात बिल बहुत बढ़ गया है। तेल की जो आयात है वो कम हुआ है, लेकिन बिल बढ़ा है क्योंकि कीमतें लगभग दोगुना हो गई हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हुई है। और दूसरा, हमारे पास कोयला जो है, ये विश्व का 10% कोयला हमारे पास है और इसलिए एक टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। कई देशों में तो काफी उसका वो प्रचार हो रहा है। कोल गैसिफिकेशन के कारण से, जिसमें कोयले को बाहर नहीं निकालना पड़ता, वहीं पर ही उसमें से मीथेन और गैस वगैरह निकाल लेते हैं और जो बड़ी पावरफुल गैस रहती है और जो ऊर्जा के नाते से प्रयोग आती है। तो टेक्नोलॉजी विकसित है, भारत में भी उस पर अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक बड़ी राशि अभी इसके लिए जो है, पहले 3700 करोड़ किया था, बाद में शायद 7,000 करोड़ इसके लिए कर दिया है। एक बड़ी राशि भी कोल गैसिफिकेशन के ऊपर की है। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को पैदा करने के लिए भी प्रयास हो रहा है। ऐसे सरकार के प्रयत्न जो मीडिया से छन छन कर आ रहे हैं, वो भी दिखता है बड़ी पर्याप्त मात्रा में हो रहे हैं। कैसे उसको कर पाते हैं, कितना सफल हो पाते हैं, वो भी आगे देखेंगे। लेकिन समाज का एक बड़ा काम होता है कि ऐसे विषय में काम करना, उस पर भी हमारे को काम करना चाहिए। तो सतीश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, आजकल ग्रीन एनर्जी एक विकल्प निकल के आया है। ये पिछले 20-30 सालों से क्लीन एनर्जी, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जिसमें सोलर है, जिसमें आपने इथेनॉल बताया, विंड है, इसमें बायोगैस है, और मैं हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था कि विश्व में ग्रीन एनर्जी टुडे हैज एक्सीडेड द फॉसिल फ्यूल एनर्जी। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है, मेरे को लगता है। और दूसरे आपने कोल गैसिफिकेशन का बताया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या क्लीन एनर्जी, कोल गैसिफिकेशन किसी दिन फॉसिल फ्यूल्स को भारत में सब्स्टिट्यूट कर सकता है? ये अच्छा विकल्प है और हमको इसके लिए आगे क्या करना चाहिए? बिल्कुल ये कर सकता है और भारत ने इस दिशा में पहले से बहुत अच्छा बड़ा काम शुरू हुआ था, लेकिन बाद में भी स्लो हो गया। ये करना ही चाहिए और हम इसमें काफी बड़ी मात्रा में सफल हो भी गए हैं। उदाहरण के तौर पर हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, जिसका गुरुग्राम में हमने दफ्तर बनाया। दुनिया में सोलर एनर्जी को लीड करने में भारत ने अग्रणी भूमिका अदा की हुई है। भारत का जो 530 गीगावाट का प्रोडक्शन इस समय पर चल रहा है, उसमें अब 112-115 के आसपास गीगावाट जो है, अब हम बिजली क्या नाम है इससे लेने लगे हैं, अपना सोलर से लेने लगे हैं। हमारे यहाँ पर पवन क्या नाम है ऊर्जा, ये क्या नाम है पहले तो बहुत थी क्योंकि सोलर कम था, लेकिन अब सोलर बहुत बढ़ गया है, इसलिए पवन के बढ़ने के बाद भी पवन अभी पीछे है, लेकिन पवन एनर्जी हमारे पास जो है क्लीन एनर्जी के नाते से। लेकिन एक बड़ा सोर्स जो है वो है बायोगैस का। भारत के 6 लाख गांवों के अंदर छोटे गोबर गैस या आजकल सीबीजी बनाते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट आजकल लग रहे हैं। ये हमारे पास पशुधन पर्याप्त मात्रा में है और उसके साथ शहरों के अंदर वेस्ट टू एनर्जी, सिंगापुर में तो आप ह्यूमन वेस्ट टू एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में बनता है। भारत में अभी जरा माइंडसेट जरा उतना नहीं है, लेकिन अगर हम उसका करते हैं
तो क्योंकि यहाँ मैन पावर बहुत ज्यादा है, मनुष्य बहुत ज्यादा है, पशु बहुत ज्यादा है, हाँ जी। वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अगर हम बायोगैस एनर्जी पर आते हैं तो निश्चित रूप से सोलर एनर्जी, पवन एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, वेस्ट टू क्या नाम है एनर्जी, वेस्ट टू क्या नाम है ये इसको प्रोडक्शन, इन चीजों पर आते हैं तो निश्चित रूप से हम बड़ी मात्रा में तेल और गैस की खपत का विकल्प भारत के अंदर ही उत्पन्न कर सकते हैं। इथेनॉल की ब्लेंडिंग मैंने पहले ही कहा कि बड़ी मात्रा में हो गई है, और फिर न्यूक्लियर प्लांट भी, हालांकि वो 2-2.5% के आसपास हमारी टोटल एनर्जी का पैदा करता है। यहां ये भी मैं बता दूं कि भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो इस समय पर 530 गीगावाट के आसपास है, भारत की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। बस केवल अभी हमारी कोल पर डिपेंडेंस ज्यादा है। कोल पर इस समय पर मेरा ख्याल है कि हम 45 से 47% तक हमारी जो एनर्जी पैदा हो रही है कोल से हो रही है, और कोल का अब हम अगर गैसिफिकेशन पर चले जाते हैं और ये जो क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, इस पर फोकस अगर हम करते हैं तो मुझे लगता नहीं कि अगले हम 10-12 वर्षों में अगर सोसाइटी और सरकार मिलकर प्रयत्न करे तो हम ये जो 25-26% का अपना इंपोर्ट बिल है, इसको हम बहुत बड़ा मात्रा में घटाकर कम से कम हम आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम ले जा सकते हैं। यहां पर एक शुभ सूचना भी दूं कि हाइड्रोजन से ट्रेन का पहला प्रयोग ये अगले ही हफ्ते जो है हरियाणा में जींद से दिल्ली हो रहा है, जी जी। और वो तैयार है, अब उसके ट्रायल सारे हो गए हैं, तो पहला जो है वो ये होने वाला है, आज ही सवेरे की खबर है। तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन हो, एथेनॉल हो, पवन हो, सोलर हो, बायोगैस हो, वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन हो, न्यूक्लियर हो, यानी जो ग्रीन एनर्जी और नॉन फ्यूसल उसकी है, इससे हम अपना ऊर्जा का विकल्प बना लेने में सक्षम है। बस एक मिशन मोड में समाज और सरकार को लगने की आवश्यकता है। सतीश जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम फूड सिक्योरिटी पे आते हैं और फर्टिलाइजर के इंपोर्ट पे आते हैं, साथ के साथ जो नेचुरल फार्मिंग का विकल्प है उस पे आते हैं। देखिए, भारत का एक बहुत मेजर अचीवमेंट रहा कि आज फूड सिक्योर है। 350 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा हम फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आज के दिन में। लेकिन ये काफी फर्टिलाइजर पे डिपेंड है, और इस खाड़ी के युद्ध ने दिखाया कि ये एक हमारा चोक पॉइंट है, वल्नरेबिलिटी है। तो इसमें जो नेचुरल फार्मिंग क्या अच्छा विकल्प होगा? और इसमें ध्यान की ये बात है कि श्रीलंका ने भी टोटली कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन वहाँ फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस नेचुरल फार्मिंग को आप एक कैसे सब्स्टिट्यूट के तौर पे देखते हैं, और कैसे इसमें ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो ताकि हमारी डिपेंडेंस फॉरेन फर्टिलाइजर पे धीरे धीरे कम हो, हमारा ग्राउंड वाटर भी ठीक हो, हमारा पर्यावरण भी ठीक हो? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ऐसा है कि 1960-70 के दशक में जिस समय पर भारत के पास अपना खाने को अनाज नहीं था, हमारे यहाँ पर बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता था, बड़ी बुरी हालत थी, उस समय पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन विशेषकर पंजाब से शुरू हुआ, और इसमें केमिकल डालकर और अधिक पैदाइश की जाए, ये उसका प्रमुख रूप से आधार था, पानी आधारित। उस समय की आवश्यकता थी, इसलिए उस समय पर हम लोगों ने किया। लेकिन आज तो भारत की इसकी आवश्यकता नहीं है। आज तो हम सरप्लस कंट्री हैं। दुनिया के 112 देशों को हम यहाँ से गेहूं चावल भेजते हैं। आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए कि जितना भी वर्ल्ड में राइस का यानी चावल का ट्रेड होता है, उसमें से 40% अकेले भारत से है। 40% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ राइस इज फ्रॉम इंडिया, भारत से है। गेहूं में हम दूसरे नंबर के, तो दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश है, इसलिए मक्का में भी हमारे को कोई कमी नहीं है। इसलिए आज वो स्थिति नहीं है, इसलिए आज हमारे को क्या करना चाहिए? आज हमारे को क्वालिटी फूड पर आना चाहिए। केमिकल वाली खेती, ये जो यूरिया डालते हैं, डाया डालते हैं, इसके कारण से, क्योंकि पंजाब से शुरू हुआ, तो हम सब जानते हैं कि पंजाब में कितना बुरा हाल है। पंजाब से राजस्थान की तरफ जो ट्रेन जाती है, उसमें क्योंकि गंगानगर में उसका वो है हॉस्पिटल है, इसलिए उसको कैंसर वाली ट्रेन ही बोलने लग गए। क्यों? पानी वहां पर 1-1 हजार फीट नीचे चला गया है। तो अच्छी बात नहीं है। और केवल पंजाब की बात नहीं, देश में अनेक स्थानों पर, हरियाणा में भी कुछ ऐसा स्थिति होने लगी है, अनेक स्थानों पर ऐसा होने लगा है। इसलिए हमारे को अपने फर्टिलाइजर से मुक्त करके अब दोबारा से एक रेवोल्यूशन का समय आ गया है, जब हमारे को
जैविक खेती पर, जब हमारे को जो परंपरागत हमारी खेती के तरीके थे, गौ आधारित कृषि के जो हमारा तरीका है, उस पे आना चाहिए। इसमें सुभाष पालेकर जी ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन जो आजकल गुजरात के राज्यपाल हैं, वे आचार्य कुरुक्षेत्र के देवव्रत हैं, जी। मैं जानता हूँ आचार्य देवव्रत जी। हम्म। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, एक मिशन के नाते से लेते हैं। वे जब हिमाचल में थे, वहां पर भी उन्होंने किया, अपने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में भी किया। कुरुक्षेत्र जिले में बड़ी मात्रा में किसान जो है वो जैविक कृषि करते हैं, यानी ये जो परंपरागत गौ आधारित कृषि जिसको कहते हैं, कुछ इसको जीरो बजट खेती कहते थे, कुछ इसको प्राकृतिक कहते थे, जिसमें घनामृत, जीवामृत, इससे पत्तियों से और उससे घोल बनाकर, गुड़ से घोल बनाकर उसका निवारक दवाई भी बन जाती है और खाद भी बनती है। मैंने स्वयं देखा है। वो पहले साल थोड़ी बहुत कम जरूर होती है, लेकिन अगले 2-3 साल में वो कवर अप भी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रासायनिक खाद की अपेक्षा काफी कम रहती है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी रहती है। अभी हम यूरिया और डाया पे, केवल यूरिया पर ही 55,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो है आयात बिल का लगाते हैं। जो डाया पर खर्च करते हैं वो अलग से है, और जो यहां पर हम खाद बनाने के लिए जो कार्बन वहां से क्या नाम है इंपोर्ट करते हैं वो अलग से है। 1 लाख करोड़ अनुमान है, मोटा मोटा 1 लाख करोड़ रुपए का हमारा बिल जो है केवल इसके आयात पर है। भारी सब्सिडी देनी पड़ती है। तो इसलिए ये किसानों के हित में भी नहीं है, देश के हित में तो बिल्कुल नहीं है, समाज के हित में नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि हमारे को कृषि में जैविक कृषि, परंपरागत कृषि, गौ आधारित कृषि, इसके ऊपर जाने पर, क्योंकि आज ये तो है नहीं, अगर फसल मानो 20 क्विंटल गेहूं 1 एकड़ से यूरिया से होता है और आप इससे करते तो आपका 16 एकड़ हुआ, तो उसकी कीमत थोड़ी अधिक मिल जाती है, तो लगभग बराबर पड़ जाता है। और लंबे समय के लिए आपकी जमीन भी सुरक्षित रहती है, स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है, आपको पैसे का भी नुकसान नहीं होता। इसलिए इस समय पर यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी खेती में फर्टिलाइजर्स को रोककर, खासकर रासायनिक फर्टिलाइजर्स को रोककर, और हम अपने उर्वरक और अपने वो अगर करते हैं तो उससे किसानों का, समाज का और देश का सबका भला होता है। धन्यवाद सतीश जी, आपने क्लैरिफाई किया इस इश्यू को। अब हम आगे आते हैं कि इंडिविजुअल क्या कर सकता है, व्यक्ति क्या कर सकता है। वैसे तो जो आर्थिकी है, फॉरेन एक्सचेंज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये स्टेट का मैटर है, सरकार का मैटर है, लेकिन एक आम इंडिविजुअल नागरिक क्या कर सकता है? एक बात है कि फ्रिवलेस एक्सपेंडिचर जो प्रधानमंत्री जी ने बात की, जिसमें फॉरेन ट्रैवल है, फॉरेन डिग्री है, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन वेडिंग है। काफ़ी जो अमीर लोग हैं विदेशों में जाके डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फॉरेक्स हमारा उधर जा रहा है। साथ ही साथ एक आम भारतीय की एक टेंडेंसी है कि गोल्ड यानी कि सोना बहुत परचेज करता है। प्रधानमंत्री जी ने उसका भी आह्वान किया है, जो एक अल्टीमेटली एक डेड एसेट बन जाता है, क्योंकि पड़ा रहता है, एक सिक्योरिटी के तौर पे उसको रखते हैं। तो एक आम नागरिक, आम युवा ये कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? इसको मैं सिग्मा इफेक्ट भी बोलता हूँ। जैसे सिग्मा होता है मैथमेटिक्स में, अगर सारे लोग अगर कंट्रीब्यूट करें तो पूरी इकोनॉमी, पूरा देश इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके बारे में आपके क्या विचार है? बिल्कुल ठीक बात है कि सिग्मा इफेक्ट कहो या कंट्रीब्यूशन इफेक्ट कहो, कोई इसको एटॉमिक थ्योरी के उसमें भी बोलते हैं कि एक छोटे छोटे लोग भी अगर प्रयत्न करते तो कैसा होता, और वास्तव में वही इफेक्ट होता है। सरकार तो केंद्र में बैठी है या बहुत हुआ तो स्टेट सेंटर पर बैठी होती है, तो उनकी इफेक्ट उतना नहीं रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे गोल्ड का बताता हूं। वैसे भारत ने एशियन कंट्रीज में, जापान हो, चीन हो, हम हो, पाकिस्तान हो, इन सब में जो है ये येलो मेटल के प्रति जो है एक आकर्षण डीएनए से बना हुआ है। लेकिन कुछ चीजें देखनी चाहिए। कोई चीजें अगर ऐसी बनी हुई हैं, आदतें ऐसी बनी हुई हैं, समय के साथ अगर उसमें सुधार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा भाई? समय के साथ हम लोगों ने, पहले एसी नहीं होते थे, अब हम एसी रखते हैं। अब पहले कूलर भी नहीं होते थे, अब हम रखते हैं। पहले टेलीविजन नहीं होते थे, अब रखते हैं। ऐसे कई चीजें पहले थी, अब छोड़ दी हैं हम लोगों ने। तो ऐसे ही कोई चीजों में बदल करना हो। गोल्ड भी ऐसा एक मामला है। भारत विश्व का सबसे बड़ा गोल्ड का आयातक देश बन गया है। कितना? गत वर्ष 24% की उछाल के साथ 833 टन। हमने तो सुना नहीं था कि भाई गोल्ड को टनों में भी कभी होता है, तोला होता है। हमारे यहाँ तो उसका मापदंड 10 ग्राम और 10 ग्राम।
बहुत हुआ तो चलो क्या मैं 100 ग्राम पर चला जाता होगा, 10 तोले चला जाता, तोले से फिर 100 ग्राम, 100 ग्राम से किलो, किलो से क्विंटल, क्विंटल से टन। कोई सोच नहीं सकते थे, लेकिन है वास्तविकता। और लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का ये गोल्ड जो है, सोना जो है, हमने विश्व भर से खरीदा है 1 वर्ष में। अब जब 6 करोड़ रुपया जब जाता है तो बाहर तो रुपया नहीं जाता, वो विश्व अपने रिजर्व बैंक से हमारे को गोल्ड अपना ये देना पड़ता है, डॉलर देना पड़ता है। तो डॉलर जब बाहर चला जाता है तो डॉलर रूपी रेशो बिगड़ जाता है। ये जो 95-96 रुपए पर गया हुआ है, इसमें नंबर 1 पर तेल का आयात और नंबर 2 पर सोने का आयात, नंबर 3 पर फर्टिलाइजर, ये 3 सबसे बड़े कारक हैं जिसके कारण से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गड़बड़ा रहा है, डॉलर रूपी रेट गड़बड़ा रहा है। इसलिए हमारे को अगर अपनी इकोनॉमी को स्थिर करना है तो इसको आम आदमी ने इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और आम आदमी कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं? जो ये अपील की है, अगर हम 1 वर्ष तक, कम से कम 1 वर्ष तक सोना न के बराबर, बहुत अत्यंत आवश्यक किसी चीज में है तो खरीदे, इंडस्ट्री वगैरह की तो बात नहीं करते, वो तो छोड़ो, लेकिन घरों के अंदर हम 1 साल तक तय करें कि सोना नहीं खरीदेंगे। ऑलरेडी से ना, कौन सा ऐसा घर है हमारे यहाँ भारत में, तो गरीब से गरीब घर भी होगा, छोटा तो आधा तोला भी होगा जरूर, मिल जाता है सोना, तो पहले से है ही आपके पास। आपके लड़के की शादी है, बहू ने आना है, या लड़की की शादी है, उसको पहनाना है, तो जो परंपरागत से आपके घर में है उसको आगे दे सकते हैं, उसको दोबारा से बनवा लीजिए, बस जो भी करना नए सिरे से बनवा सकते हैं। लेकिन अगर हम गोल्ड की ये 6 लाख करोड़ रुपए के डॉलर जो हमारे बाहर जा रहे हैं उसको प्रत्येक व्यक्ति रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाता है, तो आप बहुत बड़ा देशभक्ति का काम कर जाते हैं। छोटे छोटे काम सारा देश करना चाहिए। मैंने पहले कहा एलपीजी आप करते हैं, एलपीजी की जगह इंडक्शन चूल्हे के ऊपर, यानी बिजली वाले चूल्हे के ऊपर अगर आप रोटी बनाना शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा फायदा कर जाएंगे। और यहाँ आपको बता दूं कि जो रसोई गैस से 100 रुपए में जितनी रोटी दाल सब्जी बनती है, इलेक्ट्रिक से वो 60 रुपए में बन जाती है। यानी आपका भी 40 रुपए का फायदा है, आपके घर में भी 40 रुपए बचते हैं, देश का तो बहुत बड़ा आयात का बिल बचता है। इसलिए हमारे को इंडक्शन चूल्हे पे जाना चाहिए, और सारे अगर जाते हैं तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। ऐसे ही हमारे को ग्रामीण क्षेत्र में है तो हर एक को अपने जो गोबर गैस प्लांट थे, वो गोबर गैस प्लांट आप लोगों ने कई जगह पर आजकल बंद हो गए, कुछ तो कहते हैं उज्ज्वला योजना के कारण से बंद हो गया, अब गैस तो मिल ही जाती है, तो इसलिए गोबर गैस का क्या करना। हालांकि ऐसी बात नहीं है, गोबर गैस का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में आप एलपीजी का जो पैसा बाहर जा रहा है उसको रोक सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में हमारे को, आम नागरिकों को, और गोबर गैस प्लांट पर जाना चाहिए। शहरी क्षेत्र में रूफटॉप सोलर पे अगर हम जाते हैं, या जहां पीएनजी पहुंच गई है, पाइप नेचुरल गैस पहुंच गई है, तो वहां उसके ऊपर हमारे को जाना चाहिए। वेस्ट टू एनर्जी वाले प्लांट जगह जगह जहां लग सकते हैं वो लगाना चाहिए। हमारे दिल्ली में सेक्टर आरकेपुरम के सेक्टर 13 के अंदर बहुत अच्छा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा हुआ है, बिल्कुल क्लीन एनर्जी का है। ये छोटे छोटे काम सबने करने चाहिए। आप एसी लगाते हैं रात को, तो कई लोग 17-18 मई जून के महीने में भी, आजकल मई जून का महीना चल रहा है, 17-18 पर लगाते हैं। क्यों भाई? इंडोनेशिया ने तो अनिवार्य कर दिया है कि वहां कोई भी एसी 24.6 डिग्री से नीचे नहीं चल सकता। प्रति 1 डिग्री ऊपर करने पर आप 6% बिजली बचाते हैं। यानी आप 18 से 19 अगर करते हैं 6%, 19 से ऊपर करते हैं तो 6%, 20 से 21 करते हैं 6%। इसलिए एसी जहां है भी सही, लगाना भी है तो 24 से 28-29 के बीच में लगाना चाहिए। इससे नीचे लगाना ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं पाप की श्रेणी में। आप क्या करते हैं, 16-17 पर लगाएंगे और मई जून के महीने में रात को रजाई ओढ़ के सोएंगे, उससे आपके बच्चों का स्वास्थ्य खराब, आपका स्वास्थ्य खराब, बिजली की खपत, आपका बिल अलग से ज्यादा जाता है, सरकार का इंपोर्ट बिल बड़ा बनता है। ये छोटे छोटे काम है जो कर सकते हैं। मैं आज जब आ रहा था तो वो बिजली अपने ये थी लाइट, तो उस पर 55 सेकंड की लाइट थी। तुरंत मैंने कहा तो तुरंत अपने कार्यकर्ता ने इंजन बंद कर दिया। आप रेड लाइट पर रुकते हैं तो कई बार 1-1 मिनट, 2-2 मिनट तक लाइट खड़ी रहती है, इंजन चलता रहता है, हम ध्यान नहीं करते। अगर हम तुरंत देखें लाइट है उसको तुरंत बंद कर दें तो बड़ी मात्रा में छोटे छोटे स्टेप्स, सारा देश, अगर एक व्यक्ति 50 ml भी बचाता है एक हफ्ते के अंदर, केवल 50 ml, तो भी लाखों का देश है।
कितनी बड़ी मात्रा में कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन आप तय कर सकते हैं, सप्ताह में एक दिन अपनी कार जो पेट्रोल और इसके वाली गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगली जो गाड़ी खरीदना है, चाहे स्कूटर खरीदना है, चाहे 4 व्हीलर खरीदना है, वो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेंगे। कैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, सोना और फर्टिलाइजर्स, इनमें सामान्य व्यक्ति बचत कर सकता है, इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये करने से ही देश की इंपोर्ट बिल में बड़ी कमी आने की संभावना है। इस नाते से हमारे को ये छोटे छोटे प्रयोग, ये जो सामान्य घरों में हम कर सकते हैं, उसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है सारे देश में ये बात चल भी पड़ी है, क्योंकि मैं कई जगह पर पूछता हूं अपने परिवारों में कि आप लोग अब इंडक्शन चूल्हे पर आ गए हैं क्या, तो बड़ी मात्रा में 50% तक लोग आ गए हैं ऑलरेडी। थोड़ी और कोशिश करेंगे तो और भी बड़ी मात्रा में जो है वो आ जाएंगे। ऐसे एक दो विषय जो आपने उठाए कि विदेश यात्रा पर जाते हैं, विदेश यात्रा में पिछली बार का लगभग 10 लाख करोड़ 10 करोड़ डॉलर 10 लाख करोड़ रुपए का बिल जो है वो केवल हमारा जो है और इसका है, फॉरेन ट्रिप्स का है। तो इसमें हम बड़ी मात्रा में कमी ला सकते हैं भाई। वेडिंग के लिए जाते हैं, अब वेडिंग के लिए भारत जैसे पवित्र देश को छोड़कर आप बाहर अगर जाते हैं तो वो कौन सी शादी कैसी सफल होने वाली है? कोई संस्कार के नाते से भी अच्छी नहीं। हम शादी के समय अग्नि का वो करते हैं क्योंकि अग्नि पवित्र रहती है। ये अग्नि यूरोप में कहाँ मिलेगी आपको? उसमें क्या मिलेगी? इसलिए ये जो फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग है या फॉरेन बिना बात के ट्रिप है, आप अपने देश में कितने अच्छे अच्छे स्थान है भाई, उनको कीजिए। एक से एक स्थान है। आप कन्याकुमारी जाइए, आप सरदार पटेल की मूर्ति जाइए, आप पहलगाम घूमने के लिए जाइए, आप क्या नाम है उत्तराखंड के हिमालय में ऊपर चले जाइए, उधर क्या नाम है आसाम की पहाड़ियों में अरुणाचल की तरफ इतना बड़ा सुंदर स्थल है, उनमें चले जाइए। आपके पास स्थान ही स्थान बचे, अंडमान निकोबार चले जाइए, कहीं पर चले जाइए। तो आपके पास भारत के अंदर घूमने के, विवाह करने के स्थान हैं। बस केवल दृष्टि अगर हम इन्हें स्वदेशी दृष्टि और अपने देश को बचाने की दृष्टि रखी कि हमने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने देश का बिल बाहर नहीं जाने देना है, तो बहुत बड़ा काम एक जन आंदोलन के नाते से हम कर पाएंगे। सतीश जी बिल्कुल आपने सही बोला। ये जो इंडिविजुअल डिसिप्लिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एटॉमिक हैबिट्स की बात है। छोटे छोटे चेंज ही पूरे देश को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम अंतिम पड़ाव पे जाते हैं, फिलॉसफी टू मास मूवमेंट, जन आंदोलन कैसे बने। हम इसमें 2 कार्यक्रम की बात करते हैं, स्वदेशी दर्शन और स्वदेशी स्वावलंबन अभियान। इसके बारे में आप बताएंगे, इसको कैसे हम मास मूवमेंट कर सकते हैं, इसको कैसे हम जनमानस तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। क्या नाम है संजय जी, आपने जो विषय उठाया ये अत्यंत आवश्यक भी है। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है विशेषकर, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की आवाज यहाँ काउंट करती है। और कोई भी देश और समाज की नीतियां अगर वो जन आंदोलन के रूप में, जन अभियान के रूप में नहीं चलती तो वो इफेक्टिव रूप से लागू भी नहीं हो सकती। सरकार ने अच्छी पॉलिसी बनाई, लेकिन अगर समाज में जन जागरण नहीं है, उसके प्रति जागृति नहीं है, तो नीति ठीक से लागू होगी ही नहीं। कहीं ना कहीं रुक जाएगी, बीच में भ्रष्टाचार हो जाएगा, जो हो जाएगा हो जाएगा। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि इस ऊर्जा की आत्मनिर्भरता के विषय को, स्वदेशी के बाकी जो प्रयोग बताए हैं, जैसे भी डेस्टिनेशन मैरिज नहीं करना या सोने की खरीद नहीं करना, फर्टिलाइजर नहीं खरीद करना, इन सब विषयों पर एक व्यापक जन जागरण भारत के शैक्षिक संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने, आर्थिक संगठनों ने, यहां तक कि धार्मिक संगठनों का भी ये काम है कि कई संत महाराज और जाते हैं और वो क्यों ना कहें, आखिर किस देश के लिए कर रहे हैं हम? अपने देश के लिए पूजा करनी एक बात है, लेकिन अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयत्न करना ये वो व्यवहारिक पूजा है भारत माता की, देश की लक्ष्मी की। इसलिए हमारे साधु संतों ने भी, हमारे शिक्षाविदों ने भी, हमारे अर्थशास्त्रियों ने भी और हमारे सामाजिक नेताओं ने भी इसको एक व्यापक जन अभियान बनाने की प्रयत्न करना चाहिए। जहां भी हैं, चाहे आप पार्क में हैं, चाहे आप विद्यालय में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप गांव में हैं, चाहे आप सोसाइटी में हैं, इन विषयों की चर्चा करते हैं। स्वदेशी स्वावलंबन अभियान ये स्वदेशी जागरण मंच ने प्रारंभ किया है, लेकिन ये स्वदेशी जागरण मंच का अभियान नहीं है, ये सारे देश का अभियान है। स्वदेशी पे आना चाहिए, ये कौन से किसी संस्था एक का काम है, देश का काम है। हर एक को स्वावलंबन का प्रयोग करना चाहिए, ये किसी एक उसका काम नहीं है, ये सबका काम है। तो स्वदेशी स्वावलंबन का अभियान
इस देश की इस समय के जन अभियान की सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए अगर हम इसके ऊपर सारा समाज मिलकर व्यापक जन जागरण का अभियान चलाता है, संकल्प लेता है, आजकल हम संकल्प दिला रहे हैं कि भाई हम ऊर्जा का प्रयोग, फर्टिलाइजर का प्रयोग, सोने का प्रयोग कम से कम करेंगे। इस प्रकार के गांव-गांव में हम संकल्प होते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम निश्चित रूप से इस समय पर देश जो एक विशेष कठिनाई में फंसा है, अपने कारण से नहीं, वैश्विक परिस्थितियों के कारण से, तो उसमें से अपने देश को निकालने में निश्चित रूप से कामयाब हो सकते हैं। अंत में एक प्रश्न आपके लिए सतीश जी, फिलॉसफी से मार्केट यानी कि बौद्धिकी से बाजार तक इसको कैसे ले जाएं? आपने इसकी रूपरेखा तो बताई, लेकिन फिलॉसफी तो ठीक है ये, लेकिन ये आम मार्केट में कैसे जाए और बौद्धिक से बाजार तक, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी में मार्केट इज द किंग। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब जन सामान्य में जागृति आती है, मीडिया में जागृति आती है, साधु संत जागते हैं, कस्टमर जागता है, व्यापारी जागता है, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बाजार पर, मार्केट पर दिखने लगता है। बौद्धिक तैयार किए बिना तो कोई विषय चलता नहीं। विचार बौद्धिक यानी क्या? विचार का सृजन है। विचार का सृजन, विचार है स्वदेशी, विचार है स्वावलंबन, विचार है स्वाभिमान, विचार है देश की आत्मनिर्भरता, विचार है देश की ऊर्जा की आत्मनिर्भरता। इस विषय विचार को जन सामान्य तक ले जाना ही बाजार की प्रक्रिया है। हमारे स्वदेशी व्यापारी मंच बना है, बड़ी मात्रा में हमारे व्यापारी इस समय संकल्पबद्ध होके कि अपनी दुकान से वही सामान बेचेंगे जो कि स्थानीय उत्पादकों का बना हुआ होगा, स्वदेशी उत्पाद बना हुआ होगा। ऐसा बड़ी मात्रा में वो संकल्पबद्ध होकर बड़ी मात्रा में लग गए। हमारा भारतीय एक्सपोर्टर फोरम बना है। कैसे हम भारत सा वोकल फॉर ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल जा सकते हैं, इसके ऊपर भारतीय एक्सपोर्टर फोरम ये बड़ी मात्रा में काम कर रहा है। सर्विस के क्षेत्र में हमारे स्वदेशी वित्त सलाहकार परिषद बनी है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या ना, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब लोग मिलकर सेवा के क्षेत्र में बड़ी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को टक्कर देकर कैसे हम अपनी और कंपनियों को आगे ला सकते हैं। तो बाजार या समाज यूं कहे कि बड़ी मात्रा में अब इस विचार को अपने अंदर उतारने लगा है। और मुझे तो मालूम पड़ा है, जो प्रमुख राजनीतिक दल वगैरह हैं उन्होंने भी बड़े प्रोग्राम बनाए हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने इसके लिए व्यापक योजनाएं की हैं। प्रत्येक जिले में इसके लिए टीम 11 का गठन हो रहा है और नीचे तक के लोग इसमें लग गए हैं। स्वदेशी सृष्टि के अनेक संगठन, चाहे स्वदेशी मेला हो, चाहे हम पत्रक के मामले हो, हमारे स्वदेशी मीडिया है, हमारे बाकी जितने भी तंत्र हैं, वे सब पूरी तरह से इसमें लगे हैं। हमारे परिवार संगठनों के लोग बड़ी मात्रा में इसमें लग गए हैं। विचार परिवार का बाहर सारे देश के जो सामाजिक शैक्षिक संगठन है वो भी हमारा स्वदेशी परिवार है, तो वे सब भी लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 3 महीनों में इसके मेजरेबल परिणाम जो है सारे दुनिया में देखने को मिलेंगे, देश को देखने मिले। निश्चित रूप से भारत के पूर्ण स्वदेशी और पूर्ण स्वावलंबन होने की यात्रा ये अब परिणामकारी रूप से गति पकड़ ली है। सतीश जी, आप हमारे दर्शकों को एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? आखिरी संदेश की वैसे आलस्य आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ ये सारा आ गया। लेकिन एक मैं इस समय पर अंत में ये जरूर कहता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1919 तक, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, ये तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है। बस इतना ही है कि ये आर्मी युद्ध नहीं है, मिलिट्री युद्ध नहीं है, ये विश्व आर्थिक युद्ध है। युद्ध का स्वरूप बदलता रहता है। पहले कभी तो हथियारों, सामान्य हथियारों से लड़ते थे, फिर बारूद से लड़ने लगे, आजकल मिसाइलें चलती हैं। लेकिन अगला युद्ध जो है, यानी जो अब शुरू हुआ है, ये आर्थिक युद्ध है। इसमें अमेरिका हो, चीन हो, वे सब आर्थिक उस पर लगे हुए हैं। वे कैसे दुनिया से पैसा अपने देश में खींच सकते हैं। इसलिए भारत को अगर इस विश्व आर्थिक युद्ध में विजयी होना है तो उसका ब्रह्मास्त्र है स्वदेशी। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी जो लड़ाई हुई 4 दिन की, उसमें निर्णायक क्या बनी? ब्रह्मोस मिसाइल, वो भी स्वदेशी थी। इस आर्थिक युद्ध का जो सबसे बड़ी मिसाइल है वो कौन सी है? वो है स्वदेशी। तो इसलिए सारा समाज, सारा देश इस निर्णायक मिसाइल यानी आर्थिक युद्ध की निर्णायक मिसाइल और स्वदेशी का प्रयोग करे, स्वावलंबन का प्रयोग करे, तो निश्चित रूप से हम इस विश्व युद्ध में भारत को विजयी होता हुआ अति शीघ्र जो है
वो देखने में सफल होंगे। इस समय इतना कहना पर्याप्त है। तो सतीश जी, आप हमारे बीच आए, आपने विचार रखे, आपने हमारे प्रश्नों का बहुत गहन उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जय स्वदेशी, जय भारत। हमसे जुड़े रखिए। स्वदेशी शोध संस्थान। नमस्कार।